तो कल हमने कहां तक किया था? कल हमने किया था, क्यों ब्राइट है मतलब मेरा फ्यूचर की तरह होगा? दिख रहा है क्या बच्चा लोग को ये अला? तुम लोग को दिख रहा है अला कि नहीं दिख रहा है? यस नो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ये लोग को। तो से बोलना, मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा, ठीक है? अंधेरा में नहीं रहना है मेरे को। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग, वी स्टार्ट द क्लास नाउ, ठीक है ना? कल हमने कहां तक किया था? कल हम लोग कर रहे थे टर्म स्ट्रक्चर, तो आज हम लोग वहीं से चालू करते हैं, ठीक है ना? टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है? टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, तो आज हम लोग यहीं से चालू करेंगे। लिखावट में अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज बता देना। बच्चा लोग भी आजकल बहुत होशियार हो गया, अभी नहीं बोलेगा, जब रिकॉर्डिंग हो जाएगा डल जाएगा फिर बोलेगा अरे सर आज की क्लास में तो आपका बोर्ड विजिबल ही नहीं था, आपको विजिबल नहीं था, आपका वॉइस नहीं आ रहा था। चलो सर बोर्ड थोड़ा सा तो कम हंसो तुम विजिबल है लोग, हंसो सर। हाँ। क्या यार तुम लोग 2 दिन में ऐसे थक गया तुम लोग, सर हंसते रहो लाइफ में। प्रवीण सर। सर ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ, तुम पीछे क्यों जा रही हो? सामने जगह है तो। September 2019 क्वेश्चन 6। सर बोर्ड इज लेस विजिबल, प्रणव भाटिया बोल रहा है, इसका कलर चेंज होगा जाएगा। इस शर्ट के संग कौन सा जाएगा टी शर्ट के साथ? अरे तो फिर ब्लू रंग कर देंगे तो पूरा कैमोफ्लेज हो जाएगा। हाँ ब्लैक कर दें? अब जा रहे क्या? अब तो और ही अजीब लगेगा तुम लोग को। देखो इसमें तो पूरा वो आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, है ना? मेरे को लगता है मेरे को स्क्रीन का थोड़ा ब्राइटनेस कम करना होगा। सेटिंग्स में थ्रेशोल्ड एडजस्ट में कुछ होता है क्या? नहीं, ये तो बहुत ही एडवांस में चले गए हम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर पहले हेडिंग वगैरह नहीं दिख रही थी, उसके बाद दिखने लग गई थी क्यों मेरे भैया, को। अपना लेके क्यों नहीं आए हो तुम? अजीब से लड़के, क्या बोलेंगे वो? पिंक मतलब ये वाला? ये भी कोई बैकग्राउंड हुआ? चलो मैं इसमें व्हाइट लिख से लिखूं कि ब्लैक से? चलो अभी सबको दिख रहा है क्या? सर पहले ठीक था, सिर्फ हेडिंग वगैरह नहीं आ रहे थे। ठीक है चलो अब इसमें देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना भाई, ठीक है? सो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स आ रहा है क्या? ये ला देखो तो एक बार, बढ़िया है, ठीक है हाँ। सितंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? The annual effective forward rate applicable over the period from T to T plus R is defined as FTR. FTR का मतलब क्या होता है? टाइम T से R ईयर्स के लिए FTR। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं कि F32, सो F32 का मतलब क्या है? 3 साल बाद 2 साल के लिए, मतलब 3 से 5 का ये रेट है। जल्दी जल्दी आओ, बैग को इधर रख दो, बैग को सब लोग इधर रखो।
पूरा एकदम सब कुछ क्लीन है। आगे बैठो। बैग सब लोग अपना इधर रखो, 4-4 जन बैठेगा और लड़की लोग 6-6 जन बैठेगी, ठीक है। चलो गाइस, एवरीवन इज सेटल डाउन। F32 डिस्कस हो रहा है यहां पर। सो F32 का मतलब क्या है, 3 साल बाद, 2 साल के लिए, ठीक है। सो F01 इज 4%, F01 इज 4% एंड F11 इज 5%, F21 इज 6% एंड F31 इज 7%। देखो इंक्रीजिंग स्ट्रक्चर है। फॉरवर्ड का अपने को दे दिया है 1 साल, दूसरी साल, तीसरे साल, चौथा साल। तुम समझो, जब मैं फॉरवर्ड बोल रहा हूं ना, F01, F11, F21, F31, जब मैं फॉरवर्ड बोल रहा हूं तो मैं यहां पर क्या बोलना चाहता हूं। फॉरवर्ड से मेरा बोलने का मतलब यह है कि 1-1 साल का दिया है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। जब मैं स्पॉट बोलता हूं तो 1 साल, 2 साल। फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 1-1 साल का फॉरवर्ड का बात करता हूं तो 1-1 साल का फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, ये 0 है, ये 1 साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल। बट स्पॉट का मतलब क्या है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 4 साल का स्पॉट को तुम कहां से कहां के लिए यूज कर सकता है, 0 to 4। ना उसको तुम 0 to 3, 0 to 2, 0 to 1, और ना ही उसको तुम 4 to 8 के लिए यूज कर सकता है। जो जिस टाइम पीरियड का रेट है तुमको उसको उसी टाइम के लिए यूज करना पड़ेगा। इज इट ओके? फ्लो आ रहा है आज हम लोग का? यस। डिटरमाइन द ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड एट इशू ऑफ अ 4 ईयर बॉन्ड। पार पे रिडीम होगा विद 4% कूपन पेबल एनुअली इन अरियर्स। सो 4% कूपन पेबल एनुअली इन अरियर्स का मतलब क्या है, देखो 4 बाय पहला साल का फॉरवर्ड रेट कितना है, 4, 5, 6, 7, तो 1.04 प्लस 4 बाय 1.05 प्लस 4 बाय 1.0 से 4, 5, 6, 7, तो 104। ओहो मैं गलत कर दिया, कोई बोला भी नहीं कि आप गलत कर दिए। यस बोलो। बोलो हाँ या ना। इसको यूज करके सबसे पहले क्या निकलेगा, प्राइस। और फिर उस प्राइस को हम लोग इक्वेट करेंगे किससे, 4A4, 4 साल का बॉन्ड है क्या, प्लस 100V⁴ @I%, दैट इज द GRY। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड इज द वेटेड एवरेज। आप समझ रहे हो, फॉरवर्ड का वेटेड एवरेज इज स्पॉट, और सारा स्पॉट का जो वेटेड एवरेज होता है वो क्या निकलता है, GRY। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए इसको। सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में प्लीज यस नो लिखेंगे। सर वीडियो लैग हो रहा है बाबा, सर वीडियो लैग हो रहा है, ब्लर हो जा रहा है बीच बीच में। सर पहले ठीक था सिर्फ हेडिंग, अभी क्या हो रहा है, वीडियो लैग हो रहा है। लैग तो होना नहीं चाहिए वीडियो, हमारे यहाँ का इंटरनेट भी हाई स्पीड है। लैग हो रहा है क्या अभी भी वीडियो, फटाफट से बताइए। ऑडियो पहले आ रहा है वीडियो से। बाबा दुनिया का सब प्रॉब्लम आज ही हो गया क्या। दे रहे, तुम ऑफिस में जाओ, और उसको भी चाहिए था, एक जन को मिल गया क्या जिसको चाहिए था, तुम जाके ले आओ, ऑफिस में जाके ले आओ। तुम मत उठ जाना, नहीं तो तुम उठ जाओगे एकदम। तुम्हारे ऊपर देखो क्या है, तुम ऐसे धड़ाम देने से उठोगे तो मेरे कैमरा को लग जाएगा। Okay guys, so we have got the P,
सो पी कितना आ रहा है हमारा 94.34, इसका तो 222 है। ठीक है, जो भी आ रहा है 94 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 94 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 94 पॉइंट समथिंग आएगा। और फिर उस प्राइस पे हमको जीआरवाई निकालना है। 7 नंबर का तो यही क्वेश्चन है। फिर बोलता है एक्सप्लेन व्हाई द जीआरवाई इन पार्ट 2 इज लोअर देन द वीडियो एंड द ऑडियो इज लैगिंग, जस्ट चेक इन योर पीसी, इट्स लैगिंग। व्हाट इज हल्का फुल्का? दे हैव पेड द फुल अमाउंट। आई डोंट वांट टू नो, you need to check this. What is halka fulka? Take a video and send me. बोलो। कल तो तुम लोग सब लेट सोया होगा ना, जन्माष्टमी में तो लेट सोते हैं। Why the GRY is lower than F31? देखो F31 सबसे ऊपर का रेट है। जब इंक्रीजिंग स्ट्रक्चर होता है, इधर ध्यान देना, ये F31 यहां का रेट है। इधर देखो सब लोग, ये देखो, ये पहला साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का और ये चौथे साल का। तो ये वाला जो पार्ट है, इन सब का एवरेज कहीं कुछ इधर निकल के आएगा या फिर कुछ इधर निकल के आएगा, है ना। जीआरवाई जो अपना आ रहा है, तो ये वाला हायर क्यों है? क्योंकि हमको समझाना होगा कि फॉरवर्ड का जो वेटेड एवरेज होता है वही एक तरीके से जीआरवाई है। ठीक है, क्योंकि आपने जब पुल बैक किया, तो एक बार आपने पुल बैक किया 4 से, फिर 4-5 से, फिर 4-5-6 से, फिर 4-5-6-7 से। तो वो जो अल्टीमेटली फिर आप जब का आपका उससे जो प्राइस आ रहा है, वो प्राइस को आप इक्वेट कर रहे हो। तो अगर आप वो प्राइस को इक्वेट कर रहे हो, तो मोटा मोटी अगेन आपका वो एवरेज वाला आपको फील आ रहा है, कुछ टाइप का ज्योमेट्रिक एवरेज जो बोलते हैं। ठीक है, वही चीज है। पीछे इसका सोल्यूशन अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, पार यील्ड का मतलब क्या होता है? पार यील्ड का मतलब क्या होता है? 100 रुपया प्राइस है, 100 रुपया रिडेम्पशन है, अपने से कूपन रेट मांगता है पार यील्ड में। ठीक है, अप्रैल 22 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अप्रैल 22 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या बोलता है देखो। An insurance company has liabilities of 4 million due in 7 years time and 13 million due in 11 years time. ठीक है, तो 7 और 11, इधर ध्यान देना, कितना का कब ड्यू है? 7 साल पे कितना ड्यू है? 4 मिलियन। एंड 11 में कितना ड्यू है? 13 मिलियन। ये इसका लाइबिलिटी प्रोफाइल हो गया। The company has assets consisting of 2 zero coupon bonds, one paying 6.9617 million in 4 years time and the other paying 11.4007 million in 18 years time. दो ZCB है, तो ये बेसिकली वन पेइंग 6.9617 इन 4 years टाइम। तो ये क्या हुआ? नॉमिनल अमाउंट हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू हुआ? आपको ये समझना होगा एसेट प्रोफाइल में कि क्या नॉमिनल अमाउंट है और क्या प्रेजेंट वैल्यू है। जब आपको ये बोलता है ना आज कितना इन्वेस्ट किया, तो आज जितना इन्वेस्ट किया वो क्या है? जो नॉमिनल मिलेगा जीरो कूपन बॉन्ड का, उसका प्रेजेंट वैल्यू। और जब आपको ये बोलता है कि इतना मेरे को मिलने वाला है 4 साल बाद, इतना मेरे को मिलने वाला है 10 साल बाद, तो वो क्या है? नॉमिनल। तो यहां पर क्या बोला है? ये क्या है? फिर प्रेजेंट वैल्यू है। नींद में हो तुम? वापस से ट्राई करते हैं। वन पेइंग 6.9617 मिलियन इन 4 years टाइम, ध्यान देना। तो 4 साल पे कितना पे होगा? 6.9617। और फिर क्या बोल रहा है?
18 ईयर्स पे 11.4, समझ रहे हैं? तो इतना मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, नॉमिनल अमाउंट हो गया। तो इसका जब अपने प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो इसका यहां पर और इसका यहां पर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बार क्या बोलता है, आज इतना इन्वेस्ट किया, 4 साल का जीरो कूपन बॉन्ड है, उसमें आज इतना डाला, आज इतना डाला। तो जब उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को खाली ऐड करेंगे, और लेकिन वो मेरा आंसर नहीं बनेगा। आपको बोलता है ना, कैलकुलेट द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। तो नॉमिनल अमाउंट जीरो कूपन बॉन्ड का ऐसे नहीं निकलता है। नॉमिनल अमाउंट जीरो कूपन बॉन्ड का कैसे निकलेगा बताओ? नॉमिनल अमाउंट जो जीरो कूपन बॉन्ड है वो कैसे निकलेगा? नॉमिनल अमाउंट, अभी उठा के ना पटक देंगे एकदम पूरा। नॉमिनल अमाउंट जीरो कूपन बॉन्ड का कैसे निकलेगा? वापस से पूछ रहा हूं, जब तक नहीं आएगा क्लिक तब तक पूछते रहूंगा। नॉमिनल अमाउंट जीरो कूपन बॉन्ड का कैसे निकलेगा? अक्यूमुलेट करेंगे। नॉमिनल अमाउंट जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है, ये वाला। अगर मान लो जब प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ रहेगा अपने, उस समय तो प्लस कर देंगे, अपना वो प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट आ जाएगा, एक्स और वाई आ जाएगा। बट वो तो वो अमाउंट क्या है, वो मेरे को मेच्योरिटी पे थोड़ी मिल रहा है। मेच्योरिटी पे तो जो मिलेगा वो क्या होगा, उसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू। आपको ये फर्क समझना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है और नॉमिनल अमाउंट क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू क्या है। आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा कि आज कितना कितना इन्वेस्ट करें, तो ये क्या हुआ, नॉमिनल की प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। आपको बोलेगा कि 2 जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे जिसका नॉमिनल अमाउंट एक्स एंड वाई है, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू की अक्यूमुलेटेड वैल्यू? अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑब्लिक नॉमिनल वैल्यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बॉन्ड पे जो लिखा रहता है, बॉन्ड पे जो लिखा रहता है वो उसका नॉमिनल अमाउंट होता है, अक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है। लेकिन ये इतना में खरीदा नहीं जाता है, इसका प्रेजेंट वैल्यू पे हम लोग इसको बाय करते हैं। अभी समझ में आया तुम लोग को? इसमें तुम लोग को पूरा घुमा देगा, इस वाली चीज में तुम लोग को पूरा घुमा देगा। तो प्लीज मेक श्योर कि तुम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना? और दिमाग बंद करके सम्स करेगा तो कुछ नहीं होगा। ईयरफोन लगा के तो बिल्कुल मत सम्स किया करो, ये सारा नतीजा उसी का है। ईयरफोन लगा लिया है, उसमें गाना चल रहा, रॉक म्यूजिक सही आ रहा, तो उसमें तुम लोग का प्रैक्टिस नहीं होगा। तुम जब ब्रेक ले रहे तब तुम उस समय गाना सुनो, क्योंकि तुम लोग को लगता है मैथ्स है, सुन सुन के कर लेंगे, बट ध्यान तो जा ही नहीं रहे। इसलिए बोल रहे तुम लोग 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन तुम लोग को इफेक्टिवली पढ़ाई करना होगा उस 4 घंटा में, ठीक है? इसको करो सॉल्व। फिर बोलता है द करंट इंटरेस्ट रेट इज 6%, डिमॉन्स्ट्रेट दैट रेडिंगटन्स फर्स्ट टू कंडीशंस फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सेटिस्फाइड। पहला 2 कंडीशन के लिए बोला है, तो रेडिंगटन का पहला 2 कंडीशन क्या है बताइए? पीवी और डीएमटी, ठीक है? सो अब चलो मेरे को बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्या बनेगा? 4v7 प्लस इसका डीएमटी संग संग बना लो, बहुत इजी है। 4 into 7 v⁻⁷ प्लस 13 into 11 v⁻11 बाय पीवीएल। सिमिलरली पीवीए क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ? 6.9617 v⁻, प्लस इसका डीएमटी कैसे बनेगा? 6.9617 इंटू 4 v⁻4 प्लस 11.4007 इंटू 18 v⁻18 होल डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट। क्लियर हो गया? सेटिस्फाइड बोला है, मतलब ये दोनों भी इक्वल आएगा और ये दोनों भी इक्वल आएगा। कितना रेट पे वैल्यूएट करेंगे? 6% पे। September 23 क्वेश्चन नंबर 7। तुम लोग के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन तुम लोग हार्डवर्क एकदम नहीं कर रहे हो। तुम लोग का वो टैलेंट किसी काम का नहीं है।
आज का दिन में भाई हार्डवर्क चलता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अभी तुम लोग कॉलेज में हो, तुम लोग जब जॉब में जाओगे तब देखोगे वहां कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना। अर्निंग मनी इज नॉट इजी इन टूडेज वर्ल्ड। पहले होता था कि ठीक है सेट बिजनेस है, हो गया, लेकिन आज के दिन में सेट से सेट बिजनेस भी अनसेट हो जाता है 6 महीने के अंदर में, ठीक है ना। जिसका भी फैमिली बिजनेस है वो ये सोच रहा है कि एवरीथिंग इज सेट, बट सेट को भी तुमको सेट रखने के लिए उसके लिए नॉलेज चाहिए। दुनिया खा जाएगा तुम लोग को एकदम पूरा। हम लोग वाला बोलो को बोल नया दे देंगे। स्पेस कम है क्या पर? बैग को ना निकाल ले और फिर उधर रख दे सबका। तुमको नया नया चीज इनोवेट करना होगा। पढ़ाई में भी तुम किस तरीके से पढ़ रहे है, अगर मान लो तुम एक तरीके से पढ़ाई किए जा रहा है तो एक सर्टेन टाइम के बाद तुम्हारा जो स्ट्रैटेजी है वो पूरा स्टैग्नेंट हो जाएगा। जैसे कि 12th तक का तुम लोग जो पढ़ाई किए वो टोटली डिफरेंट था। वहां क्या होता है, टाइम ज्यादा मिलता है, सिलेबस कम रहता है और कंपटीशन भी बहुत छोटा रहता है। जैसे आई आई गेस अगर ये कोर्स में कोई आ रहा है तो सब ना सब अपना स्कूल का टॉप 5 में होता है। तो मेरे संग भी ऐसा हुआ, व्हेन आई यूज्ड टू टीच ओनली इन कैलकाटा, तो मेरे को लगता था मेरे से बड़ा कोई टीचर ही नहीं है। बट व्हेन आई एक्सपैंडेड, धीरे धीरे करके जब बाहर के स्टूडेंट्स आना चालू हुए, हम लोग ट्रैवल करना चालू किए, तब समझ में आया कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। और अभी वी आर द इनोवेटर्स इन द इंडस्ट्री। मान लो फॉर एग्जांपल हमने अपना एलएमएस इंप्लीमेंट किया, हम लोग आज करते हैं और 2 महीना में कॉपी हो जाता है। फिर मान लो हमने मेंटर्स असाइन किया, हमने ऑनलाइन 1-to-1 मेंटरिंग चालू किया, हम लोग आज करते हैं 2 महीना बाद कॉपी हो जाता है। तो अब हम लोग जो अपना ओनर्स लोग जब डिस्कस करते हैं कि भाई अब नेक्स्ट क्या करना है, तो हम लोग इसमें यही चीज डिस्कस करते हैं कि इतना जल्दी नया नया चीज इंप्लीमेंट करो कि लोग कॉपी करने में भी 6-6 7-7 महीना लगे। तो तुम्हारे संग भी तुमको नया नया चीज तुमको ये देखना होगा कि तुम्हारा कहाँ गलती हो रहा है, तुम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रहा है, सिली मिस्टेक ऐसा होता है वो सिली नहीं होता है, वो ही तुम्हारे पेपर में भर्ती रहता है। तो एक तो तुम्हारा फोकस का कमी है क्योंकि तुम सम ढंग से बना नहीं रहे, और एक तुम सम पूरा नहीं बना रहे। सिली मिस्टेक को स्टॉप करने का सिर्फ यही एक तरीका, इट्स ऑल प्रैक्टिस। आज जैसे समझो ना, सिली मिस्टेक कब हो रहा है, जब तुम खाली सम देख ले रहे, तुम उस सम को एंड तक बना नहीं रहे। तुमको पेशेंटली सम को सॉल्व करना होगा।
फास्ट सक्सेस और बहुत ही जल्दी में, फॉर एग्जांपल बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो भाई 2 घंटा पढ़ने से हो जाता है। तुम ये नहीं समझते, जिसको जितना टाइम देना पड़ेगा तुमको उसको उतना टाइम देना ही होगा। अगर तुम कोई शॉर्टकट ले रहे हो उस चीज को लेके, तो वो शॉर्टकट तुम्हारा काम में नहीं आएगा। मतलब शॉर्टकट इन द सेंस तुमको लग रहा है चलो भाई ये है मैं देख लिया, अच्छा इसमें तुम एक नया तरीके से कैसे पढ़ सकता है। तुम जैसे क्या होता है, हमने देखा है प्रोफेशनल एग्जाम में तुम्हारा सबसे बड़ा जो माइंडसेट होता है, एक तो टेक्निकल गोल्स तुम्हारे फुलफिल होने चाहिए कि तुमको नॉलेज पूरा होना चाहिए, वो तुम कोचिंग ले रहे हो तुमको मिलेगा। बट एक जो होता है तुम्हारा जो मेंटल जो एबिलिटी है, वो एग्जाम टाइम में वीक क्यों पड़ जाता है, तुमको एडजस्टमेंट्स याद होना चाहिए। जैसे कि हर एक चैप्टर में, जैसे इस चैप्टर में अराउंड 30 क्वेश्चंस है फॉर एग्जांपल, तुमको टोटल में 12 पार्ट्स में 30 क्वेश्चंस बनाना है। तो तुम एक बार जब अभी पूरा एक बार अभी तुम्हारा एग्जाम में 25 दिन बाकी है, तुम जब अभी बना रहे हैं ना, तो तुम सम को रीड करो। तब तुमको एक दिमाग में अगर तुम 5 सम बना लेगा ना, जो एवरेज स्टूडेंट मेरी तरह है वो 5 सम अगर बना लेता है तो उसको ये लगता है ये आएगा तो मैं ये बना सकता हूं। अब अगर मान लो तुमको लग रहा है सम में हल्का कुछ नयापन है, तो तुम वो एडजस्टमेंट को मार्क करके उसका एडजस्टमेंट को करो। खाली तुम समझ रहे, खाली वो एडजस्टमेंट तुमको याद होना चाहिए कि भाई अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये आ जाता है, अभी जैसे ये वाला मैं क्यों करा रहा हूं, सितंबर 23 में कराऊंगा। इसमें क्या है ना, कंपाउंड इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कंपाउंड इंक्रीजिंग का ये क्वेश्चन है। तो मेरे को मालूम है, अब जैसे कल मैंने पढ़ाते पढ़ाते एक चीज डिस्कस किया, ADU20 वाला चीज, क्योंकि उसमें तुम लोग फंस जाएगा। तो तुमको एडजस्टमेंट प्रॉपर याद होना चाहिए कि भाई हर एक सम में, बाकी पूरा सम तो सेम ही है, बाकी पूरा सम तो सेम ही है, लेकिन एडजस्टमेंट्स हम लोगों को करने, दैट इज अ स्मार्ट वे टू स्टडी। अपना गलती को लिख लेना, दैट इज अ स्मार्ट वे टू स्टडी। सम को पूरा एंड तक सॉल्व करना, जो फॉर्मेट में एग्जाम है टाइपिंग में टाइपिंग को करना, पेपर भी संग संग प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। ये प्रोफेशनल एग्जाम है बेटा, यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन नहीं है, ऑल ओवर द ग्लोब कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन इज अ रॉन्ग वर्ड, आई विल से, आई विल नॉट प्रमोट दैट काइंड ऑफ कंपटीशन, बट इट्स बेसिकली कि तुमने कोई चीज के लिए रजिस्टर किया है, ठीक है, तो तुमको उसमें नॉलेज अच्छा होना चाहिए और तुम्हारा उससे पर्पस फुलफिल होना चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा जब तुम पूरा कंटेंट को अच्छे से करो, और अच्छे से करने का कम टाइम में कि तुमको सारा एडजस्टमेंट्स को प्रॉपर्ली देखना होगा। कि तुम एडजस्टमेंट्स अगर अच्छे से देख लेता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। कल जैसे हमारे पेज को किसी ने टैग किया है, उसमें दुबई में, मैंने वो लोग बोल रहे हैं कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर जो है, मैंने उसमें तो तुम ये समझ लो कि बोल रहे हैं वहां पर ऐसा लोग मिल नहीं रहे वो लोग को। कितना सारा इंडिया से क्वालिफाई होकर लोग मिडिल ईस्ट चला गया है, वो लोग यूके यूएस चला गया। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी ये पढ़ाई इतना इजी नहीं है। एक बार मेरे कोई रिलेटिव आए थे, हमारे गिरीश पार्क में पहले सेंटर हुआ करता था कोविड के पहले, तो वो रिलेटिव आए थे, वो मैं ना CM2 का कोई कॉम्प्लेक्स करा रहा था, चीज करा रहा था। वो बोले कि मैं सीए क्वालिफाई हो गया, लेकिन मैं आज तक ये सब चीज कभी दिखा ही नहीं। तो बट सीए के संग ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा सीए का जो पढ़ाई है ना, उसमें ऐसा नहीं होगा कि मतलब तुम कुछ देख रहे हो जो तुमको, जैसे उसमें कैलकुलेशंस होंगे, प्रोविजंस होंगे, बट यहाँ ऐसा चीज है जो माइंड उड़ जाता है लोगों का। तो इट्स नॉट अ वेरी इजी स्टडी टू डू, बट यू नीड टू मेक श्योर कि तुमको तुम्हारा वैल्यू मिलेगा तब जब तुम पूरा प्रॉपर उस कंटेंट को अच्छे। बहुत डिमांड है, मैं बता रहा हूं, तुम लोग जब क्वालिफाई करोगे ना 2029 30 से लेके 35 इज द गोल्डन पीरियड। अभी तो चल रहा है 30 से लेके 35 का जो टाइम पीरियड। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, जैसे टर्म इंश्योरेंस है मेरा, टोटल में 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, 3 करोड़ का मैं ले चुका हूं और 2 करोड़ का मैंने भी लिया एक्सिस मैक्स से लिया, ठीक है। तो पहले अगर तुम पूछोगे अपने दादाजी से, अपने पापा से, तो उनका बहुत जन का नहीं होगा, जैसे मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स का नहीं है। बहुत जन का होगा, जो थोड़े एडुकेटेड होंगे उनका थोड़ा बहुत होगा। तो समझ रहे, अभी हर एक स्कोप में इंश्योरेंस बढ़ रहा है। तो तुम लोग का क्या डिमांड होगा तुम लोग को मालूम नहीं है। कितने सारे लोग हैं, जैसे वो लोग सेकंड ईयर में, वो लोग को लगता है हम क्या कर रहे हैं, इतना पढ़ना कौन है, कॉलेज में तो एंजॉय करना होता है। फिर वो लोग 1-1.5 साल MBA कुछ ट्राई करते, फिर वापस इधर ही आते हैं। कोई भी कोर्स लोग ट्राई करते घूम के इधर ही आते हैं। तुम सोचो जो लोग का CA फाइनल नहीं निकलता, वो लोग का क्या होता है, सोच के देखो। लेकिन तुम्हारे संग ऐसा नहीं होगा, अगर तुम्हारा 11 पेपर भी क्लियर है तो भी तुम्हारा 30 लाख का पैकेज नहीं होगा, लेकिन 20 लाख का पैकेज जरूर होगा। तुम समझ रहे हैं, तो डिमांड बहुत है। ऐसा मेरे पास आज के दिन पे CV नहीं है जिसका 6 पेपर क्लियर, उसको जॉब नहीं लगा है। ऐसा एक हमसे पढ़ा हुआ CV नहीं है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में कनेक्ट, ऑब्वियस बात है, मैं पहले अपने बच्चों का सोचूंगा। सो दैट्स 6 पेपर क्लियर है और एक ऐसा CV मेरे पास नहीं है आज के दिन पे। उसमें स्टूडेंट का कंडीशन है, स्टूडेंट बोलता है कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, या फिर स्टूडेंट कोई रिमोट लोकेशन से वो बोलता है मेरे को घर छोड़ के नहीं जाना है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट 6 पेपर क्लियर और एक ऐसा CV मेरे पास नहीं है। लास्ट 4 से 5 साल से 100% प्लेसमेंट हम लोग का जा रहा है।
सिचुएशन कभी भी बदल सकता है, प्लस माइनस 20% चलता है, बट देर इज लॉट ऑफ डिमांड फॉर यू ऑल, बट यू नीड टू बी मेक श्योर कि तुम बहुत टाइमली हर चीज को कंप्लीट कर रहे हो। अभी ये टाइम है 20 दिन, कोई मजाक का टाइम नहीं है, ठीक है ना। अपना माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग रखो, नहीं मतलब नहीं और हाँ मतलब हाँ, ये समझना पड़ता है, ठीक है ना। चलो इसको करो, नेक्स्ट में आओ। September 23 क्वेश्चन 7, September 23 क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? अ कंपनी हैज टू मीट लायबिलिटी पेमेंट्स at the end of each of the next 25 years. The payment at the end of first year is 1.2 million. Thereafter the payments are expected to increase at a fixed rate of इतना compound. कितना साल है? 25 साल है। अपने को ड्यूरेशन निकालने बोल रहे हैं। देखो ध्यान देना, इसका टाइमलाइन बनाते हैं। लेट्स गो बैक टू बेसिक्स, जहां से हमने चालू किया था सब कुछ जीवन में, ठीक है। क्या हुआ? पहला में 1.2 मिलियन पहला पेमेंट है ना, और कितना से बढ़ेगा? अरियर में हो रहा है कि एडवांस में हो रहा है? हमेशा याद रखना, जब भी डीएमटी का क्वेश्चन होगा और एडवांस में होगा तो पहला वाला पेमेंट जीरो हो जाता है। इसको याद करना पड़ेगा, और याद कब होगा? जब तुम उस चीज को बार बार प्रैक्टिस किए मेरे भाई और उनकी बहनों, समझो चीज को, ठीक है। 1.2 इंटू कितना है बताओ? 4.39, 1.04, 3902, ठीक है। फिर 3 में क्या आएगा? 1.2 इंटू 1.04, 3902 का स्क्वायर। फिर यहां पर क्या आएगा? 25, तो 1.2 इंटू 1.04, 3902, 24। अब जब मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा वो तो निकल जाएगा। लेट्स ट्राई द डीएमटी डायरेक्टली, ठीक है। सो 1.2 इंटू 1 इंटू वी, वी के पार में 1 है ना, प्लस 1.2 इंटू क्या होगा? 2 इंटू वी स्क्वायर इंटू 1.04, 3902 प्लस क्या होगा बताओ? 1.2 इंटू, अच्छा कभी भी ना ये सब में ना वी कॉमन मत ले लेना। अगर डीएमटी निकाल रहा है तो वी ये सब कॉमन मत लेना, क्योंकि अगर तुम वी कॉमन ले लेगा तो तुम्हारा पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा। तब तो नहीं समझा अभी भी। फॉर एग्जाम्पल टाइम 15 पे कोई पेमेंट है और दूसरा पेमेंट है टाइम 20 पे। तुम क्या सोचा? चलो वी टू दी पावर 15 कॉमन ले लेते हैं। तुम जब वी टू दी पावर 15 कॉमन लेगा तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? वी टू दी पावर 0, और दूसरे वाले में आएगा वी टू दी पावर 5। तो पहले वाले का जब तुम डीएमटी निकालेगा तो क्या आएगा? 0 हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या होगा? 5 नीचे आएगा ना। तो तुम्हारा पूरा इसमें कभी भी कॉमन नहीं लिया जाता है। तुमको फर्स्ट प्रिंसिपल से पूरा चालू करना होगा चीज को, समझ रहे तुम? ठीक है ना, बताओ। 1.2 इंटू 3 इंटू वी क्यूब 1.04, 3902 स्क्वायर, ऐसे जा रहा है। क्या बन रहा है सीरीज में बताओ तो? अब सीरीज में क्या बन रहा है? 1.2 बाहर आ जाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं 1.2 वी को, अगर हम लोग बाहर ले लेते हैं, अगर अब तो कर लिए ना न्यूमरेटर का काम, 1.2 वी को बाहर लेते तो क्या बनेगा? 1 प्लस 2 इंटू 1.043902 वी, और हमको मालूम है कि 1.043902 वी इज इक्वल टू व्हाट? वी डैश। रेट कितना दिया हुआ है? 7% दिया हुआ है। हाँ तो करो, 1.07 बाय 1.04 3902 माइनस 1 इज आई डैश। कितना आ रहा है? 0.025 है ना। तो अब बेसिकली मेरा बन गया, पूरा सॉल्व हो गया। कॉपी कर लो इसको एक बार। तुमको मिल नहीं गया? नहीं तो तुम लिया नहीं अभी तक? अच्छा हाँ ले लो। अबे उसका एक तो होगा, समझा नहीं? अच्छा ठीक है। सर फर्स्ट टर्म 1.21 वी स्क्वायर नहीं होगा। नहीं वी स्क्वायर क्यों होगा? पहला तो 1 साल के बाद पेमेंट हो रहा है ना,
तो वी स्क्वायर कैसे आएगा भूमिका चांडक? वी स्क्वायर तो नहीं आएगा पहले वाले में, वी स्क्वायर क्यों आएगा? ठीक है भूमिका, भूमिका इज इट फाइन? डीएमटी का न्यूमरेटर है वो तो मैं समझ गया, लेकिन जो v के पावर में वही ना नीचे आएगा। तो पहले वाले में v के पावर में 1 है, फिर यहां v के पावर में 2 है इसलिए 2 नीचे आया, यहां पर तो v के पावर में 1 ही है। भूमिका चांडक, एक साल बाद हो रहा है ना पहला पेमेंट, तो द पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1.2। नहीं गलत बोल रहा है भूमिका, वो वोलैटिलिटी में होता है और कन्वेक्सिटी में पावर में 2 प्लस होता है, लेकिन डीएमटी में पावर में 1 प्लस नहीं होता है। अगर v टू द पावर 5 है तो उसका डीएमटी क्या होता है? 5 v टू द पावर 5 बाय v टू द पावर 5 व्हिच इज 5। डीएमटी इज द एवरेज लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर वाले में द ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन द टू बॉन्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शंस एस्टिमेट यूजिंग द वोलैटिलिटी द परसेंटेज चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स इफ द इंटरेस्ट रेट वेयर टू इंक्रीज टू 8.5% पर एनम इफेक्टिव। पहले कितना था? 8 था ना। अरे इसके ऊपर वाले में मतलब अप्रैल 23 क्वेश्चन 7 में वो वाला पार्ट मैं भूल गया, एक सेकेंड रुकना। जैसे यहां पर क्या बोल रहा है, बोलता है कि 0.5% से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है ना। तुम्हारा जो डीएमटी आता है, डीएमटी अगर 5 है तो वोलैटिलिटी जैसे क्या होता है, जैसे v टू द पावर 5 है, इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस आई टू द पावर -5। वोलैटिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू में क्या चेंज होगा अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। तो क्या होगा -5 1 प्लस आई टू द पावर -6। नहीं, ठीक है, वोलैटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है -a' सो -5 v टू द पावर 6 मतलब 5 v टू द पावर 6 बाय v टू द पावर 5 विच इज 5v। बोलने का मतलब ये है जब डीएमटी 5 आता है तो वोलैटिलिटी आता है 5v, मतलब कि डीएमटी में अगर v को मल्टीप्लाई करेंगे तो वोलैटिलिटी आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि वोलैटिलिटी का मतलब क्या हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट में। एक बार एक बच्चे को पूछा गया, बोला इसका क्या होगा v टू द पावर 5 का, तो बोलता है 5 v टू द पावर 6, मतलब कुछ ऐसा ही वो बोला। हम बोला v के रेस्पेक्ट पे तुमको नहीं करना है, 5 v टू द पावर 4 ऐसा कुछ बोला, मतलब v के रेस्पेक्ट पे नहीं कर रहे हम लोग i के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं डी ए डी आई, ये मेरा है a डैश, फॉर्मूला है वोलैटिलिटी का माइनस ऑफ a डैश बाय a। एंड वोलैटिलिटी का मतलब क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू में कितना परसेंट का चेंज होगा। अपने को वहां पर डीएमटी निकाला वही एसेट और लाइबिलिटी का, तो डीएमटी में अगर अपने v मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? डीएमटी में अगर अपने v मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वोलैटिलिटी हो जाएगा। सो v मतलब क्या? 8% वाला v, राइट। तो इसलिए ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए मैंने यहां पर दिखाया है, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए मैंने यहां पर दिखाया है। समझ में आया सबको कैसे निकालना है वोलैटिलिटी? आपको जो भी होगा ना आपको i के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो 1 प्लस आई टू द पावर -5, सो -5 1 प्लस आई टू द पावर -6 क्या होता है फॉर्मूला? nx टू द पावर n -1, सो -5 -1 और फिर अंदर का, सो 1 प्लस आई का i के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, सो -5 v टू द पावर 6 माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 5 v टू द पावर 6 बाय v टू द पावर 5 5v। समझ में आ रहा है? और इसका डीएमटी क्या था 5। तो
क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, वोलेटिलिटी है तुम्हारा न्यू और डीएमटी है तुम्हारा टाउ, टाउ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वोलेटिलिटी मिलेगा वी। ठीक है, तो अभी अपना वो जो क्वेश्चन था उसमें अपना जो भी आ रहा था डीएमटी, कितना आ रहा था डीएमटी, एसेट्स का डीएमटी बताइए। अरे अभी तो मैंने, अच्छा ठीक है चलो उसी का बता दो, ये एडजस्टमेंट के फॉर्म में कर ले रहे हैं। अप्रैल 23 का क्वेश्चन नंबर 7, आई एम रियली सॉरी, बट ये कॉन्सेप्ट इसमें यही बताना था। अप्रैल 23 का क्वेश्चन नंबर 7, समझ गया ना, एडजस्टमेंट के फॉर्म में ये करा दे रहा हूं। जैसे कुछ भी समझ लेते हैं, एक बार मान लेते हैं अपना डीएमटी आ रहा है 10, तो उस पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं v, मतलब क्या हो जाएगा 1/1.08, कितना आ रहा है ये बताओ, 10 इंटू 1/1.08 कितना आ रहा है ये बताओ, हाँ 9.259259, ये बेसिकली अब परसेंटेज में आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू में 9.259259% का चेंज होगा। अगर इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू में 9.259259% का चेंज होगा। तो 0.5% का चेंज हो रहा है, तो अगर 0.5% का चेंज हो रहा है तो कितना है, 9.2592 आया क्या, 9.259259 आया, ठीक है। सो दिस इंटू 0.5 कितना होता है बताओ, 4.629630, माने इतना परसेंट का चेंज आएगा। अब हो सकता है मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट आ रहा है 9000, सो 9000 इंटू 4.629630%, कितना आ रहा है बताइए, 41, क्या बोल रहे हो तुम लोग, 4.629630% है। फोर 416.666, सो ये मेरा क्या है, चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो अभी इंटरेस्ट रेट 8 से 8.5% हो गया, मतलब बढ़ गया है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू गिरेगा। सो व्हाट इज द न्यू प्रेजेंट वैल्यू, यस 9000 माइनस 416.666, बताओ कितना आता है, 85, बोलो समझ में आया। अब दो तीन चीज पहले सुन लो, इसको दो तीन चीज पहले सुन लो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं फिर उसके बाद उसको करेंगे, ठीक है, ध्यान दो इधर में। मैं बोल रहा हूं मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 10,000 है, मेरा जो डीएमटी है वो 6 है, आई मेरे को दिया है 10%, ठीक है, ये 10 से 9.5% हो गया। सबसे पहले डीएमटी से क्या निकालेंगे, वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी मेरा कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1/1.1 कितना आता है बताइए। पुराना वाला पे कर रहा हूं, नए वाले पे नहीं कर रहा हूं, वोलेटिलिटी निकालने के लिए बोलो। 4545 आ रहा है। इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट में अगर 1% का चेंज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू में 5.4545% का चेंज होगा, 0.5% का चेंज आया है। सो 5.4545 इंटू 0.5 कितना होता है बताइए, 2.7272, ठीक है, इतना परसेंट हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 से, कितना आ रहा है बताइए, 272 पॉइंट समथिंग आएगा। इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर गया है तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगा। सो न्यू प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 10272 पॉइंट समथिंग। ये एक तरीका है निकालने का, बट ये क्या है, एक्यूरेट है ना, अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स है। एक्यूरेट कैसे निकलेगा, सिंपल, 9.5% पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो चेंज आ जाएगा, समझा।
इम्यूनाइजेशन थ्योरी का मेन पर्पस क्या है, पहले ये बताओ मेरे को। इम्यूनाइजेशन थ्योरी का मेन पर्पस क्या है, पहले मेरे को ये बताओ। बताओ। इम्यूनाइजेशन थ्योरी का मेन पर्पस है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या फिर घटता है, तो इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं बढ़ता है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी दोनों गिरेगा। मेरे को डर किस चीज का है कि एसेट ज्यादा ना गिर जाए लाइबिलिटी से, तो डेफिसिट होगा। और जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा। तो मेरे को किस चीज का डर है कि कहीं लाइबिलिटी ज्यादा ना बढ़ जाए, डेफिसिट ना आ जाए बेसिकली। तो ये बेसिकली अप्रॉक्स मेथड है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो 4 नंबर का जो एडजस्टमेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 23 क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन का फ्लो सुन लो, वो लोग तुमसे क्या क्या पूछेगा। मैं वापस से बता रहा हूं, क्वेश्चन का फ्लो सुन लो। सबसे पहले वो लोग तुमसे क्या पूछेगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले वो लोग तुमको कुछ एक इक्वेशन देगा, बोलेगा पीवी ए निकालिए, पीवी एल निकालिए। ठीक है, ये दोनों निकाल लेगा। फिर तुमको बोलेगा वोलैटिलिटी ए निकालो, वोलैटिलिटी एल निकालो। फिर तुमको बोलेगा इंटरेस्ट रेट में 0.5 से लेके 1.5% तक का चेंज हो रहा है, बढ़ेगा घटेगा। अकॉर्डिंगली फिर तुमको बोलेगा कि प्रेजेंट वैल्यू में क्या परसेंटेज चेंज होगा। तो तुम दोनों का, एसेट का और लाइबिलिटी का, वो निकालेगा। प्रेजेंट वैल्यू जब निकाला, इसके बाद एक और स्टेप है, डीएमटी, एसेट एंड लाइबिलिटी। समझ गया ना। तो प्रेजेंट वैल्यू से डीएमटी निकला, डीएमटी से वोलैटिलिटी निकला, वोलैटिलिटी निकल गया, तो तुम ये परसेंटेज चेंज इवैल्यूएट कर सकता है। अगर 0.5 हुआ तो क्या करेगा, वोलैटिलिटी इंटू 0.5। 1.5 हुआ तो क्या करेगा, वोलैटिलिटी इंटू 1.5। तो प्रेजेंट वैल्यू में कितना परसेंट चेंज होगा। फिर तुम क्या करेगा, ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू इंटू परसेंटेज चेंज। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू। और फिर तुम जब ओल्ड से प्लस माइनस करेगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, न्यू। तुमको इसमें एक और चीज बोल सकता है, बोलेगा वापस से कैलकुलेट करके एक्यूरेट निकालिए। एक्यूरेट कैसे निकालेगा, न्यू इंटरेस्ट रेट को यूज करके। न्यू इंटरेस्ट रेट को यूज करके तुम एक्यूरेट निकालेगा। फिर तुमसे और क्या पूछ सकता है बताओ, बोलेगा वाई द डिफरेंसेस, वाई द डिफरेंसेस। तो इसमें तुम क्या बोलेगा, वाई द डिफरेंसेस, वाई द डिफरेंसेस, क्योंकि ये वाले में अप्रोक्स आता है। इसका और एक एग्जैक्ट रीजनिंग मैं तुमको देता हूं, वही मैं कल बोलने वाला था। देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड डीएमटी, ऐसा लोग बोलते हैं। बट एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट रेट में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है, वो कर्वी लीनियर होता है। वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा चेंज होने लग जाएगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा चेंज होने लग जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, बहुत नहीं, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में ज्यादा चेंजेस होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ट्राई करो। वैसे वैसे क्या होगा, आपका वोलैटिलिटी भी चेंज होगा। कल मैंने बताया था ना, जब 8 से 7 करेंगे या फिर 9 करेंगे तो वोलैटिलिटी ठीक है। बट जब 8 से 10 या फिर 6 करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वोलैटिलिटी उतना ही रहेगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट एक्सट्रीम्स में मूव करेगा, वैसे वैसे मेरा वोलैटिलिटी भी चेंज होता है। तो इसलिए सेकंड ऑर्डर को मेजर करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी मिस्टेक्स आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा मोटा चेंज है, 0.25% से लेके 0.55% है, इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। बट ये अगर आप 1% से लेकर के 1.5% में करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग जाएगा। फिर वो बेसिकली वो जो लीनियर रिलेशनशिप है वो उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, नहीं जैसे यहां पर क्लियरली बोल दिया है, एस्टिमेट यूजिंग द वोलैटिलिटी, वैसे बोल देगा क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू सितंबर 23 क्वेश्चन 7, ये कॉपी करना है किसी को। IA 25 तो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को फिर हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तब ना डीएमटी निकलेगा, जानवी बिंदल।
सो वो डिफरेंस वाला पार्ट आप वापस एक्सप्लेन कर दोगे? सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, एक बार ध्यान दीजिए इस पे थोड़ा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी, एग्जाम बोल रहा हूँ, अगर इंटरव्यू में भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे पूछते ही हैं, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, एक बार ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे क्या 1.2 भी हम लोग बाहर लेंगे, मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि आप लोग करेंगे खुद से ट्राई इस क्वेश्चन को। जो सितंबर 23 है, आप लोग को इसको ट्राई करना है, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं करना है, 1.2v को बाहर लेना है। जब आप 1.2v को बाहर लेंगे तो अंदर में आपका क्या बचेगा, 1 + 2v डैश प्लस 3v डैश का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, नहीं 1 मिनट, 1 से चालू हो रहा है ना, तो यहां पर तो आएगा 25v डैश टू द पावर 24। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, आई एड यू 25, ये मेरा हो जाएगा आई एड यू 25। फिर मेरे को क्या बोल रहा है, बोलता है इसका ड्यूरेशन निकालो, फिर बोलता है इसका ड्यूरेशन निकालो। सॉरी, अरे ये तो अपने न्यूमरेटर ही निकाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली क्या हम लोग इसका। अच्छा हम लोग सीधा उसमें गए, फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और फिर इसका सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। चलो ट्राई करो, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसको ट्राई करो, बनेगा तुम लोग से। ओके डोंट वरी, मैं बताऊंगा इसके बाद में, पहले ये वाला क्वेश्चन करिए।
और इसी में एक तरीका जो इसमें सीधा सीधा -1 कर देंगे
चलो गाइस, बना कि नहीं बना क्वेश्चन ये बताइए बस आप। हाँ, एक सेकेंड, बन गया बोलने से नहीं होता है, खाली ऐसे बोलने से नहीं होता है। एक मिनट रुको,
ओके देखो ध्यान देना, ये वाला जब मैं कर रहा हूं तो क्या आ रहा है अपना इसमें, आगे गए ये ला, तुम लोग सबका आंसर आ गया क्या? The rate at which the payments are expected to increase has been revised and is now greater than 4.3902. Identify with reasons whether your answer to part 1 will increase, decrease or remain unchanged. क्या होगा आपका आंसर? डिक्रीज क्यों, इंक्रीज क्यों? ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है तो आई कम हो जा रहा है, आई कम होने से क्या होगा, लेस हेविली डिस्काउंटेड, तो मेरा ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है ना? सो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड इन टर्म स्ट्रक्चर. ओके सो 26 का है, अप्रैल 23 क्वेश्चन 7. ओके इसका पार्ट 1 करा दे क्या? मैं सारा चीज रट के आता हूं, तुम टेंशन मत लो. An organization is required to pay 5 million in 18 years time. It holds a cash fund equal to the present. Some girls are giving parallel tuitions in the class. देखो ज्यादा पैसा नहीं बचता है कोचिंग में, ठीक है ना? तो इसलिए बोल रहा हूं ये सब में मत आओ. क्या बोला तुम? ₹10 इससे ज्यादा ही आता है. 10 रुपया नहीं, 100-200 तक बच जाता है. वो जो कन्वीनियंस फी तुम लोग जब वेबसाइट से पे करते हो ना, वो ही समझ लो प्रॉफिट है. देखो सांची लिख रही है यस सर, इसको इनकम टैक्स, इनकम है नहीं तो टैक्स कहां से लगेगा? An organization is required to pay 5 million in 18 years of time. It holds the cash fund equal to the present value of the liabilities and wishes to use the whole fund to purchase a combination of 9-year and 20-year zero coupon bonds in order to immunize against small changes in the interest rate. The current interest rate is 8% per annum effective. Calculate showing all working the proportion of the cash fund that should be invested in each of the 2 zero coupon bonds. ठीक है, तो कैसे होगा बताओ? ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू पे 5 million in 18 years of time. बताओ कैसे होगा? ठीक है, इट होल्ड्स अ कैश फंड, तो 5v to the power 18. ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट क्या बोल रहा है? इट होल्ड्स द कैश फंड इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज and wishes to use the whole fund to purchase a combination of 9 and 20-year zero coupon bond. ठीक है, x v to the power 9 plus y v to the power 20. Calculate showing all working the proportion of the cash fund that should be invested in each of the 2 zero coupon bonds. ये क्वेश्चन नहीं हुआ तुम लोग से? नहीं ये तो नया क्वेश्चन है, पीछे गलत आंसर दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं. पहले पहला इक्वेशन क्या है? x v to the power 9 plus y v to the power 20 is equal to what? 5 v to the power 18. उसके बाद में तुम्हारा क्या बनेगा? 18 into 5 v to the power 18 is equal to 9x v to the power 9 plus 20y v to the power 20. अब मेरे को बताओ यहां से x और y का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू कितना आ रहा है? 37.89. 5v to the power 18 है, 37 कहां से आ जाएगा? 0.45 4 और ये 4.77, ये दोनों आ रहा है. एक सेकंड चुप रहो ना, कैसे आएगा ये दोनों? ठीक है चलो, अगर मान लेते ये आ रहा है, कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द प्रोपोर्शन ऑफ द कैश फंड दैट शुड बी इन्वेस्टेड. ये वाला भी मैंने डिस्कस किया बट तुम लोग सबने कोई भी उस समय नहीं सुना. कैश फंड जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, तो अब मेरे को क्या करना होगा? x v टू द पावर 9 निकालना होगा और y v टू द पावर 20 निकालना होगा.
ठीक है, अब ये कितना आ रहा है ये बताओ, एक्स वी टू द पावर 9, पीछे कुछ और है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। यस, एक जन कमेंट में लिखा है एक्स एंड वाई का वैल्यू वी डोंट नीड, आई नो इट, आई नो इट that we need to calculate the percentage, but still I will calculate because I'm old school, I'm millennial. बोलो 0 पॉइंट, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, सेवन फोर, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, हम्म 1 2। अब क्या करना है, हम लोग को 0.227501 डिवाइडेड बाय 1.251246, ये पहला वाला आ गया और दूसरा वाला 1 माइनस दिस, हो गया। तुमको मैंने अभी बोला ना, नॉमिनल में और प्रेजेंट वैल्यू में अगर फर्क नहीं कर पाओगे तो तुम सम नहीं बना सकते हो, ठीक है, फुल प्रूफ मेथड है ये। मैं बोला कुछ भी नहीं समझ में आए फर्स्ट प्रिंसिपल से जाओ। तुमको क्या बोला है, जो कैश फंड है मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू, बोला है उसमें कितना परसेंटेज एक्स में लगाएंगे, कितना परसेंटेज वाई में लगाएंगे, समझा। अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग जैसे मान लो कि यहां पर अगर हम लोग ये एक्स और वाई लेते, तो वहां पर पता है दिक्कत क्या होता, कि डीएमटी हम लोग नहीं बना पाते। तुम अगर x प्लस वाई लेता है तो डीएमटी तुम्हारा तो नहीं बनेगा ना। तुम मान लेता है कि प्रेजेंट वैल्यू इज x एंड 20 साल का प्रेजेंट वैल्यू इज y, तो x प्लस वाई हो गया, फिर तुम इसका डीएमटी कैसे बनाएगा, ठीक है, तो सोच के करो कि क्या कर रहा है, क्लियर है। कन्वेक्सिटी ऑफ लाइबिलिटी पेएबल एनुअली इन अरियर्स फॉर 25 इयर्स, संयम अग्रवाल। देखो A25 का कन्वेक्सिटी निकालने बोल रहा है, ध्यान दो, A25 का कन्वेक्सिटी v स्क्वायर v क्यूब डॉट 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 v टू द पावर 25, यही है ना। सो कन्वेक्सिटी ऐसे नहीं निकाल के हम लोग ऐसे निकालेंगे, 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर -25 बाय क्या होगा, आई होगा ना, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा u बाई वी रूल से, तो हो जाएगा बस, और क्या, इसको u बाई वी रूल से डिफरेंशिएट करो। जैसे u बाई वी में क्या होता है, u बाई वी में क्या होता है बताओ, v, हाँ, तो डी डी एक्स ऑफ यू में क्या हो जाएगा, 25 v टू द पावर 26 माइनस u, u क्या है, अरे v डी डी एक्स ऑफ यू माइनस u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v होल डिवाइडेड बाय, समझ गया समझ गया समझ गया, नीचे में क्या आएगा, ठीक है, सॉल्व करना होगा इसको, मतलब और क्या, कुछ सॉल्व हो रहेगा और इसमें, ट्वेंटी फाइव डी करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, v टू द पावर 26 आई, ठीक है,
या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम लोग आई जबरदस्ती कॉमन ले लें तो यहां पर डिवाइड में आएगा ना, वो तो फिर से वापस से ए बन जाएगा। ऐसे ही रखो इसको, -1 + 1 + i टू द पावर -25 होल डिवाइड बाय, एक बार फिर से वापस से करना होगा, फिर वैल्यू पुटिंग करना होगा, और क्या। एनवीटी का वो कन्वेक्सिटी बोल रहा है सर, तो हमें पीवी के बेसिस पे प्रोपोर्शन निकाला है। हाँ वही तो बोल रहा है, कैश फंड के बेसिस पे तो प्रोपोर्शन निकालना है हम लोग को, तो कैश फंड के बेसिस में तो प्रोपोर्शन निकालना है। ओजस बख्शी, नहीं नहीं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर निकाल लिए, फिर वापस से निकालना होगा, वापस से करना होगा ना, ये तो एक बार की है, अब वापस से सेम रूल करना होगा, तो करो इसको, और क्या। इसको ऐसे खुला खुला ही रखो, खुला खुला मतलब होता है कॉमन लेगा तो वापस से तो दिक्कत होगा, वापस से करना होगा। सर इसको डीएमटी से करेंगे तो तो इजी नहीं होगा? डीएमटी से जैसे करेंगे तो इजी होगा, डीएमटी से करेंगे तो इजी होगा। इसका डीएमटी क्या होगा, IA25/A25, दोनों के नीचे में आई आएगा, ऊपर में क्या आ रहा है अपना, ADU25 -25V⁻25। अरे यही आएगा, यही आएगा, ठीक है, वही करना होगा थोड़ा, मतलब वो है मैं इसमें, ठीक है, ठीक है। So that was it from my end in term structure. So now I'll just start the recording once again.